हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। दिस इज़ चैप्टर 5 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, सेबा क्लास 10 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। So we are doing introduction, the source of cultural heritage of India. It is a long introduction. In the last class हम लोग ने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। हम लोग देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन को दो भागों में बांटा गया है। एक है अर्ली वैदिक एरा और दूसरा है लेट वैदिक एरा या फिर लेटर वैदिक एरा। वैदिक सिविलाइजेशन ऑन द होल स्टार्ट हुआ था 1500 BCE में। BCE जब हम लोग एरा कैलकुलेट करते हैं तो वो बैकवर्ड्स जाता है, ओके, और ADE इट इज़ प्लस, ठीक है। तो इसलिए जो पीरियड है 1500 BCE के बीच में 1000 BCE के बीच में, तो उसको बोलते हैं अर्ली वैदिक एरा। और इस पीरियड में क्या कंपोज हुआ था? ऋग वेदा। ओके, रिटन नहीं किया गया था, वो आपकी बुक में रिटन दिया गया है शायद। इट वॉज कंपोज्ड, ओके, ऑरली ट्रांसमिशन होता था उसका। तो इट वॉज नॉट रिटन, इट वॉज कंपोज एंड ऑरली ट्रांसमिटेड ऋग्वेदा को। और फिर लेटर वैदिक एरा में क्या कंपोज हुआ था, जो कि उसका पीरियड फॉल होता है 1000 BC से लेकर 600 BC में। तो उसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो वेदा संहिता जिनको बोलते हैं, इनका कंपोजिशन हुआ था। दूसरे जो लिटरेचर या रिलीजियस बुक थे उसमें से अरण्यक या फिर फॉरेस्ट बुक्स और रामायण और महाभारत का भी कंपोजिशन इस वक्त स्टार्ट हो चुका था। ओके, ये सब हम लोग जानते हैं कि ओल्ड संस्कृत में लिखे गए थे, ठीक है। जो मेन कंपोजर्स थे, इसमें आर्किटेक्ट्स दिया हुआ है। ये आई डोंट थिंक राइट चॉइस है वर्ड का। मेन कंपोजर थे ऑफ वैदिक कल्चर, या फिर उस टाइम पे जो भी ऋग्वेदा यजुर्वेदा ये सब लिखा गया था। दे वे अ ग्रुप ऑफ नॉर्डिक्स जो बोलते थे आर्यन लैंग्वेज। तो आर्यन लैंग्वेज क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। आर्यन लैंग्वेज में से यूरोपियन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत निकले हैं, ठीक है। तो उसमें ईरानियन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज आते हैं। आज के जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है जैसे कि फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, ये सब अपना लिगेसी ट्रेस करते हैं लैटिन लैंग्वेज या फिर ग्रीक लैंग्वेज से, जो कि ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है आर्यन लैंग्वेज से, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी है थोड़ी सी। तो जो आर्यन लैंग्वेज स्पीकर्स थे, ओके, संस्कृत जो बोलते थे, उन्होंने ये कंपोज किया था। फिर उससे भी पहले कौन थे इंडिया में? द्रविडियंस, मेडिटेरेनियंस, नॉर्डिक आर्यंस जो इंडिया में आए थे। और फिर अदर ग्रुप्स लाइक प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स, निग्रोइड्स, ऑस्ट्रिक्स, मंगोलॉइड्स, वेस्टर्न ब्रेशोफेलिक ग्रुप्स ऑफ पीपल एंटर्ड इंडिया एंड स्टार्टेड स्टेइंग इन द कंट्री। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग ग्रुप के पीपल आए थे, ओके। ये सब रेशियल स्टॉक्स है, हालांकि हम लोग आजकल उतना यूज़ नहीं करते। लैंग्वेज की बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज स्पीकर्स या फिर कल्चर लेकर इंडिया में आए हुए थे। तो इसलिए हम लोग इंडिया में इतना डाइवर्सिटी देखते हैं, लैंग्वेज का, फूड हैबिट्स का, फेशियल फीचर्स का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान को देख के नहीं बोल सकते कि ये इंडियन है, क्योंकि इंडियन लाइक एनी वन कैन लुक लाइक इंडियन। आई मीन इंडिया में अलग अलग टाइप की फेसेस है, फीचर्स है। वही डाइवर्सिटी को दर्शाता है। ये इसलिए आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट पे मैं इतना स्ट्रेस दे रही हूँ, बिकॉज ये आप लोग अगर समझ गए तो आप लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे अपने आसपास जो भी डाइवर्सिटी देखेंगे। आपका माइंड ओपन हो जाएगा दूसरों के आइडियाज़ लेने में, बिकॉज इंडिया हैज़ बीन डूइंग दिस। और इंडिया का जो आज कल्चर खड़ा हुआ है, जो आज हम दुनिया भर में जो दिखता है, दुनिया को जो दिखता है, वो किसी एक पर्सन या किसी एक ग्रुप की वजह से, किसी एक लैंग्वेज की वजह से नहीं उभरा है। इट इज़ ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, मैनी कम्युनिटीज़। तो इसलिए अलग सा न्यू सा कल्चर उभर के आया है। तो इसे बोलते हैं एसिमिलेशन, इंटरेक्शन या फिर एसिमिलेशन या फिर जॉइनिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर, सेवरल कल्चर ग्रुप्स, सोशल कस्टम, सोशल ट्रेडिशंस, रिलीजन, ये सब मिक्सचर होके एक नया न्यू कल्चर, जिसको आप लोग ने सुना होगा गंगा जमुनी तहजीब, ओके। तो ये अलग ही एक कल्चर है इंडिया का, जो
यहाँ के मुस्लिम को फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ के मुस्लिम को और बाकी देशों के मुस्लिम को थोड़ा सा अलग बनाते हैं, क्योंकि वो लोग इंडियननेस है उनमें थोड़ा सा। यहाँ के क्रिश्चियन को दूसरे 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 देशों के क्रिश्चियन से थोड़ा अलग बनाते हैं, वही इंडियननेस जो बोलते हैं हम लोग। ओके, तो इट्स नॉट अबाउट रिलीजन बट इट्स अबाउट द इंडियन कल्चर। हम लोग जो बोलते हैं ये सब जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स इंडियन कल्चर। और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी रिप्रेजेंट्स इंडियन कल्चर। हालांकि हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या लैंग्वेज वॉज स्पोकन हम लोग को नहीं पता है, बट स्टिल हम लोग ऑब्जेक्ट्स देख के, जो भी आप लोग ने पढ़ा सील्स वगैरह, इनके इमेजेस देख के हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि वहाँ से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं अपना जो भी हमारा जो कल्चर है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, कहीं ना कहीं उनका जो हिस्ट्री है वहाँ से हिस्ट्री ट्रेस होता है। एंड इट इज़ सो अमेजिंग दैट कितना पुराना है और कितने फेजेस देखे हैं सब ने। सो यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है कि ऑस्ट्रिक्स जो ग्रुप था उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया कल्टीवेशन ऑफ राइस का, प्रिपरेशन ऑफ मोलसेस फ्रॉम शुगर केन गुड़, मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन, यूज़ ऑफ सिंदूर इन रिलीजियस वर्क्स, यूज़ ऑफ टर्मरिक, टेमिंग ऑफ एलिफेंट्स एक्सेट्रा। दे वर ऑल्सो कंट्रीब्यूट बाय द ऑस्ट्रिक्स। ओके, तो ये एसिमिलेशन हुआ सबका। और हम लोग इस एसिमिलेशन का वेदास की अगर बात करें, जो लेटर वेदास है, स्पेशली यजुर्वेद, सामवेद, आरण्यक, उपनिषद्स, ये सब है, हम लोग को एसिमिलेशन दिखने को मिलता है। ऋग्वेदिक पीरियड में उतना देखने को नहीं मिलता है कि अलग अलग आइडियाज़। तो मतलब बोलने का मतलब है कि जब वो लोग आए थे आर्यंस लोग, उन्होंने कंपोज किया, तब ऋग्वेदा कंपोज किया, और तब से जब लेटर वैदिक एरिया में पीरियड में गए तो बहुत थाउजेंड ईयर्स का वो था, पास हो चुका था। तो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम कि हम लोग दूसरी कम्युनिटी से वो लोग इंटरेक्ट हुए और उनका कल्चर उन्होंने अपनाया और एक नया कल्चर दिया। तो वो आइडियाज़ ये सब जो है वो रिजिड नहीं रहते, हमेशा प्रोग्रेस होते रहते हैं दूसरों के साथ हम लोग जब कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक अ बबल वी लिव इन। when we interact with people, when we go out there and understand each other's culture, so give and take होता है, उससे इंटरेक्शन बढ़ता है, उससे एसिमुलेशन होता है और एक नया कल्चर का जन्म होता है। और इंडिया में ये पॉसिबल हुआ क्योंकि इंडिया बहुत ही ओल्ड कल्चर था, तो तब ये हो चुका है, इसलिए आज हम लोग ये यूनिक कल्चर देखते हैं। सो रिलीजन में देखें तो कंपोजिट कल्चर अगेन देखने को मिलता है। हिंदू, बुद्ध, जैन रिलीजन हम लोग पुराने रिलीजन है, तो ये देखने को मिलता है कि थोड़ा सा इंटरेक्शन की वजह से उसका आइडियाज़ इस रिलीजन में है, इस रिलीजन का आइडिया इस रिलीजन में है। ओके, और जो एम्परर अशोका थे, मौर्यन एम्पायर के बहुत बड़े राजा रह चुके हैं, उनके बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। वो एक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में एक एडवाइस दिया था लोगों को, आम लोगों को, थ्रू हिज इंस्क्रिप्शंस या फिर पिलर एडिक्ट्स जिसको बोलते हैं। ओके, जैसे कि आजकल के टाइम में अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त, या फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो लोग कैसे अपना अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो, दे कम टू द प्रेस, दे कम ऑन द टेलीविजन एंड दे अनाउंस इट। जैसे कि कुछ भी होता है आजकल, तो वो मन की बात भी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, मन की बात भी करते हैं वो रेडियो में। सो उस टाइम पे कैसे होता था, उस टाइम पे जो पिलर्स थे या फिर रॉक्स थे, उसमें राजा अपना मैसेज वो करते थे, इंस्क्राइब करा देते थे, खुरेद देते थे, जिसकी वजह से जो वो मेन एरिया में रखते थे, या फिर वो मेन एरिया में होता था रॉक्स, और आते जाते हुए लोग जो पढ़ पाते थे उनको देख के समझते थे, या फिर वो पढ़ाया जाता था वो मैसेज। तो इट्स लाइक वो लोगों को बोलते थे कि हमें एक साथ एक हंसी खुशी रहना चाहिए, दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, तो ये अशोक का जो मैसेज है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चांसेस हाई है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और ये जो नंबर 12 है, मतलब बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स हैं, वो असम में नहीं है, वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में हैं। तो उनमें से जो रॉक एडिक्ट है नंबर 12 में, गिरनार में, गुजरात के पास में, 3rd सेंचुरी BC में ये इंस्क्राइब किया गया था। तो इसमें क्या मैसेज है वो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना, नंबर 12 मेन स्टोन है गिरनार का,
सो इसमें क्या था, नो वन शुड कंसिडर वंस रिलीजन एज सुपीरियर, पीपल शुड फॉलो अ पाथ ऑफ यूनिटी बाय एक्वायरिंग एसेंस ऑफ अदर रिलीजन्स। ये सब आप याद कर लेना कि उनका मैसेज यही था कि किसी को भी अपना रिलीजन को सुपीरियर नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए, और सबको यूनिटी सेलिब्रेट करनी चाहिए कि वो लोग एक साथ रहेंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, इस्लाम, वो लोग इंडिया में बाद में आए, ठीक है, लेटर स्टेजेस में, और उसका भी काफ़ी इंडिया के कल्चर में असर हुआ। ओके, ये लोग अपने साथ यूनिक कल्चर लेके आए थे, तो वो भी इंडियन लोगों ने अपनाया, कुछ इंडियन लोगों में, और वो भी सोसाइटी में फ़र्क पड़ जाता है। देयर आर न्यूमरस लोकल एथनिक रिलीजियस। तो ये तो हो गए हम लोग जो मेन रिलीजन, मेन इन द सेंस मतलब जिसका नाम हम लोग देख पाते हैं, या फिर मंदिर, ये सब जो पीपल लार्जली मेजोरिटी ऑफ पीपल फॉलो करते हैं, ये सब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, ये जो भी रिलीजन हो गया। उसके अलावा कुछ लोकल रिलीजन भी है, एनिमिस्टिक रिलीजन भी है, जैसे कि अरुणाचल में वो लोग फोर्सेस ऑफ नेचर को वर्शिप करते हैं। ओके, अरुणाचली लोग, या फिर बहुत भी अलग अलग जो भी ट्राइबल ग्रुप्स हो गए अलग अलग। तो या मैनी फेट्स आर प्रैक्टिस इन इंडिया, अलग अलग जगह पे जितने भी जगह होंगे अलग अलग तुमको मिलेगा पूजा करने का ढंग, गॉड को किस तरह मानते हैं वो अलग है, ठीक है। सो द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस फेथ कैन बी सीन इन कल्चर, ट्रेडिशंस, लिटरेचर, आर्ट। तो डांस, पेंटिंग, सब में जो रिलीजन का रोल है ना वो पूरा झलकता है। इंडिया के जो क्लासिकल डांस है, जो भी सॉन्ग्स है, यू नो, एंड क्लासिकल संगीत, भरतनाट्यम जैसे हो गया, वो मेनली ही वो शिवा के वर्शिप के ऊपर बनाया गया है ना। एंड पेंटिंग्स भी ज़्यादातर जो भी लिटरेचर उभरा, जैसे कि रामायण, महाभारत, रिलीजियस लिटरेचर है ये सब। और जो पेंटिंग्स वगैरह जो भी पुराने ज़माने के अगर आप पेंटिंग्स देखोगे, चित्रकलाएँ देखोगे, उसमें भी कोई महाभारत का सीन है, या फिर राधा कृष्ण की पेंटिंग्स है। सो मतलब बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है रिलीजन का। फिर इन्वेजन्स बाय पारसी या फिर इरानियंस इन 6th सेंचुरी BC में हुआ। फिर इट वाज आल्सो फॉलोड बाय ग्रीक्स, साका, हुन, तुर्की, अफ़गान, ये सब वेस्टर्न इंडिया के साइड से आए थे। ओके, अलग अलग रीजन से थे। पोर्टुगीज़, मुग़ल, डच, फ्रेंच, ये लोग थोड़े बाद में आए थे। इंग्लिश भी हम लोग देखते हैं। तो ये सब सबका कल्चर का इन्फ्लुएंस पड़ा कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं एकदम ईजी एग्जांपल दे दूँ इंग्लिश लैंग्वेज का, है ना। तो ब्रिटिश लोग रूल करके गए थे, हम लोग को सबको पता है। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो क्या हो गया, पढ़ने लिखने का जो मीडियम बन गया वो इंग्लिश ही रह गया, और अभी भी वो ज़्यादातर इंग्लिश ही यूज़ होता है कि नहीं। सो इससे बड़ा मैं आपको एसिमिलेशन का कोई एग्जांपल नहीं दे सकती। ओके, तो जैसे कि आज आप लोग जो यूनिफॉर्म भी पहनते हैं, इट्स लाइक इंग्लिश स्कूल यूनिफॉर्म। ओके, अगर वो देखोगे प्रैक्टिकली, इट इज़ नॉट वेल सूटेड टू द इंडियन क्लाइमेट, क्योंकि गर्मी के दिन में मोजे और जूते पहनना कभी इंडिया में नहीं पहना जाता था। ओके, इट्स लाइक कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। मोजे और जूते ब्रिटिश लोग पहनते थे बिकॉज वहाँ पे बहुत ठंड होती है ना। तो इट्स लाइक फिर भी हम लोग ने वो जो यूनिफॉर्म है वो एक्सेप्ट करके वही रखा हुआ है। और जैसे कि कोट और पैंट, वो इंडिया के क्लाइमेट को सूट नहीं करता है वो सब, फिर भी people still wear it, people of India. Okay, so it's like one of the few example that I'm saying. और फिर खाने में अगर देखो, डाइट में ब्रेड, बटर, टी, ये सब भी इट्स नॉट एन इंडियन डाइट, इट वाज इंट्रोड्यूस, बिस्किट्स एंड ऑल। ओके, सो कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, दैट्स द थिंग। फिर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, अगर सिर्फ यही बात नहीं है कि अलग अलग जो कल्चर के ग्रुप्स इंडिया में आए, एसिमिलेशन हुआ, इसकी वजह से इंडिया का डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बात यह है कि इंडिया में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत है। आप लोग ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि इंडिया का अगर मैप उठा के देखोगे तो इट्स लाइक नॉर्दर्न प्लेन्स है, फिर राजस्थान एरिया में डेजर्ट है। ओके, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इट्स डेजर्ट। फिर साउथ इंडिया में घाट्स है, प्लेटूज़ है। ओके, फिर इधर में फर्टाइल वैली है। ओके, सो इट्स कोस्टल रीजन है। तो ऑब्वियसली ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि वहाँ के रहने वाले लोग का डाइट क्या होगा, पहनावा क्या होगा, क्योंकि सीज़न और क्लाइमेट के हिसाब से उनको कपड़े पहनने पड़ेंगे। उनके आसपास जो भी उगता है या मिलता है उनको वो खाना पड़ेगा।
है ना, और ऑक्यूपेशन भी उस तरीके से होगा, रिलीजन भी काफ़ी मैटर करता है उस टाइम पे। ओके, और जहाँ पे इन्फ्लुएंस सपोज वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, इंडिया में से मतलब में से बहुत सारे ये सब इन्वेजन्स हुए थे, तो वहाँ के लोगों का इनका असर ज़्यादा है। ओके, ठीक है, आई मीन इनका डच एंड फ्रेंच का नहीं, पोर्टुगीज़ का नहीं, पोर्टुगीज़ सपोज डच फ्रेंच का हम लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर तुम लोग को देखना है, तुम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, पौंडीचेरी में या फिर मुंबई में, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर बसे थे वो लोग। फिर गुजरात में देखने को मिलेगा, है ना। तो दिस इज़ द थिंग। तो अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर को अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम क्या बोलोगे? इट इज़, इंडिया इज़ मल्टी कल्चरल एंड इट हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है कि नहीं। कभी कभी हाँ झगड़े होते हैं यहाँ पे ग्रुप्स के बीच बीच में, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत 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 ज़्यादा टॉलरेंट देश है। यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो फ्रेज़ है ये, इट वॉज मेड पॉपुलर बाय लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। ये इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में, बिकॉज दे वांटेड टू ब्रिंग ऑल द डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर इन इंडिया टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और फिर जवाहरलाल नेहरू की बहुत फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, तो उसमें ये फ्रेज़ यूज़ किया गया था। सो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज का जो सीरीज़ है ना, वो यूट्यूब पे भी प्रसार भारती या फिर डीडी नेशनल द्वारा वो अपलोडेड है। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग देख सकते हो। ओके, इट्स इंटरेस्टिंग, द स्टोरीज़ आर इंटरेस्टिंग। मतलब इंडिया के बारे में ही बताया हुआ है कि कैसे शुरुआत हुई। अगर आप लोग इंडियन कल्चर इस बुक को अच्छे से समझना चाहते हो तो आप लोग वो भी देख सकते हो। ओके, इट वॉज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, तो इट्स को सीरीज़ के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया है।